विष के दांत के आप जो प्रश्न देखने वाले हैं, यानी परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर, इसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा है, जो हमने आपको बताया। तो आपको जो बुक में जो क्वेश्चन से दिए गए हैं वो देखिए, पाठ के साथ संक्षिप्त एवं बिंदुवार उत्तर आपको यहां पर मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? लिखा है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उनकी क्या स्पष्ट करनी है? सार्थकता। तो उत्तर है इसका विष के दांत शीर्षक पूर्णतः सार्थक और व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक है। यहां विष के दांत का अर्थ अमीर वर्ग का वो क्रूर अहंकार और शोषण है जो गरीबों को दबाता है। जब मदन लड़ाई में सेन साहब के लाडले बेटे काशू के 2 दांत तोड़ देता है, तो वो वास्तव में उस अमीर के घमंड और जहर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए, अपने शब्दों में बताइए। तो देखिए उत्तर है, सेन साहब के घर में बेटा काशू और बेटियों के लिए बिल्कुल अलग अलग और पक्षपातपूर्ण नियम थे। किस तरह के पक्षपातपूर्ण नियम थे? लड़कियां यानी 5 बहनें, वे केवल कठपुतलियां थी। क्या थी? कठपुतलियां बनी हुई थी। उन्हें क्या करना है, इससे ज्यादा यह सिखाया गया था कि क्या नहीं करना है। उन्हें ऊंची आवाज में हंसने या बाहर खेलने की आजादी नहीं थी, यह तक पर पाबंदी थी। जबकि लड़का, एक है काशू, वो बुढ़ापे की संतान होने के कारण हर नियम से ऊपर था। उसके लिए घर का कोई कायदा लागू नहीं था, उसके लिए कोई कानून नहीं थे और उसकी गलतियों को भी महानता माना जाता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन थे लड़के और लड़कियों में सेन साहब के नजर में। इसी को पूछा गया और इसका विश्लेषण आपके सामने किया गया। इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था? किन मामलों में यह खोखा यानी काशू अपवाद था? उत्तर है कि खोखा अपने माता पिता के जीवन के उत्तराधर, इसी तरह से यानी बुढ़ापे में तब पैदा हुआ था जब संतान की कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब काशू पैदा हुआ था। इसलिए वो जीवन के स्वाभाविक नियमों के साथ साथ सेन परिवार के सभी कठोर नियमों और कायदे कानूनों में पूरी तरह अपवाद था। पूरी तरह से अपवाद था, यानी उनको पूरी छूट मिली हुई थी। अब प्रश्न संख्या 4 में है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी? कैसी शिक्षा तय की थी? तो इसका उत्तर है कि सेन दंपति खोखा को भविष्य का एक बड़ा इंजीनियर या बिजनेसमैन बनता देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसे किसी स्कूल भेजने के बजाय घर पर ही एक बढ़ई यानी कारपेंटर को नियुक्त कर दिया था, ताकि वो बचपन से ही हथौड़ी और औजारों से छेड़छाड़ कर तकनीकी ज्ञान सीख सके। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है, पूछ रहा है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। क में है कि लड़कियां क्या हैं? लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी ये जानिए। यह पंक्ति सेन साहब के घर में लड़कियों की परतंत्रता को दर्शाती है। परतंत्रता को दर्शाती है, यानी स्वतंत्रता का यह विपरीत शब्द है, इसको दर्शाती हैं। लड़कियों की अपनी कोई इच्छा या स्वतंत्रता नहीं थी, वे केवल माता पिता के इशारों पर चलती थीं, जिसे समाज में संस्कार का नाम देकर गर्व किया जाता था। इसी तरह से दूसरा है इसका, जिसको आपको यानी व्याख्या करनी है। खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। सेनों ने अपने सिद्धांतों में भी बदलाव कर लिए थे। यानी इसकी व्याख्या यह होगी कि खोखा बहुत ही जिद्दी और बिगड़ा हुआ बालक था। उसकी बेतुकी इच्छाओं और तोड़फोड़ की आदतों को पूरा करने के लिए सेन परिवार ने अपने बरसों पुराने पारिवारिक नियमों और सिद्धांतों को ही बदल डाला था। इसी तरह से गांव में एक और जो है सेंटेंस है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं।
इसकी व्याख्या, जब गरीब मदन ने कौतूहलवश सेन साहब की नई चमचमाती कार को छूने की कोशिश की तो उनके ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। किसको? मदन को। जब मदन की मां ने विरोध किया, उसके बारे में बोला, ड्राइवर से बहस हो गई तब तो सेन साहब ने अपने रुतबे के घमंड में मदन के लिए ये अपमानजनक शब्द कहे थे। कौन? ये अपमानजनक शब्द कहे थे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसी तरह से एक सेंटेंस और है कि हंस कौवाओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस किसके? जो कौवे हैं उनकी जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो इसकी व्याख्या क्या है? यहां हंस अमीर और लाडले काशू को कहा गया है। किसको कहा गया है? यह हंस, यही हंस अमीर को और लाडले काशू को कहा गया है। तथा जो कौवा है यानी कौवे की जमात जो कहा है, ये किनको? गली के गरीब बच्चों को कहा गया है। काशू अपने आलिशान बंगले से निकलकर मदन और उसके दोस्तों को गली में आजादी से लट्टू नचाते देख समय उनके साथ खेलने के लिए मचल उठा था। अब उसके बाद है प्रश्न संख्या 6। इसमें लिखा है सेन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया है? उत्तर देखिए। बैठक में सेन साहब अपने मित्रों के सामने बड़े गर्व से खोखा की तारीफ कर रहे थे कि वो कैसे कार के पुर्जे खोल देता है, कार के पुर्जे कैसे खोल देता है और वो इंजीनियर बनेगा। जब उन्होंने चुपचाप बैठे पत्रकार मित्र से उनके बेटे के बारे में पूछा, यानी पत्रकार से जब पूछा तो पत्रकार ने तीखा और संयत जवाब दिया। उन्होंने क्या जवाब दिया पत्रकार ने? सुनिए, मैं चाहता हूं कि वो एक जेंटलमैन यानी नेक इंसान बने, बाकी भविष्य में वो जो चाहे बन सकता है, ये पत्रकार ने कहा। इस उत्तर ने सेन साहब का मुंह बंद कर दिया। इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। कि कहानीकार इन दोनों के बीच में जो विवाद हुआ है उसके बारे में कहानीकार क्या बताना चाहता है। उत्तर देखिए। इस विवाद के माध्यम से कहानीकार समाज के एक कड़वे यथार्थ को उजागर करता है। वो दिखाता है कि अमीर वर्ग के शोषक अपनी ताकत के बल पर एक गरीब को दूसरे गरीब के खिलाफ खड़ा कर देता है। सेन साहब का ड्राइवर खुद एक कर्मचारी यानी गरीब होकर भी अपनी वफादारी के नशे में मदन जैसे अबोध बच्चे पर अत्याचार करता है। अब एक प्रश्न और है, 8वां है, तो इसमें प्रश्न ये किया जा रहा है काशू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। एक प्रश्न इसमें है कि इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है, लेखक इस प्रसंग के द्वारा क्या बताना चाह रहा है। उत्तर है कि झगड़े का तत्कालिक कारण लट्टू खेलने की जिद थी। काशू रोब जमाते हुए मदन के खेल में शामिल होना चाहता था। रोब जमाते हुए वो उसके खेल में शामिल होना चाह रहा था, परंतु कार वाले अपमान का बदला लेते हुए मदन ने मना कर दिया। उसको जो कार वाला जो मैटर सामने आया था उसको वो जो उसकी वजह से उनके अंदर जो भावनाएं थी उसकी वजह से काशू को मना कर दिया। इस प्रकार काशू ने मदन को एक घूंसा मारा। काशू ने घूंसा मार दिया मना करने पर और दोनों में फिर क्या हो गई? लड़ाई हो गई, भिड़ंत हो गई। इस प्रसंग से लेखक अमीर बच्चों की हुक्म चलने की आदत यानी हुक्म चलाने की आदत और उसके खिलाफ गरीब बच्चों के भीतर छिपे स्वाभिमान वो विद्रोह को दिखाना चाहता है। स्वाभिमान और उसके विद्रोह को इसके द्वारा दिखाना चाह रहा है लेखक। प्रश्न संख्या 9 है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो लेखक के इस कथन को कहानी के एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए, एक उदाहरण से इसकी पुष्टि कीजिए, इसको समझाइए, बताइए। तो इसका उत्तर यही है कि कहानी में जब मदन एक विवाद सेन साहब के ड्राइवर और समय सेन साहब से होता है तो सेन साहब मदन के पिता गिरधर लाल यानी जो उनके यहाँ किरानी है को बुलाकर धमकी भरे लहजे में डांटते हैं। गिरधर लाल अपनी नौकरी
खोने के डर से और आर्थिक लाचारी के कारण बिना किसी गलती के अपने ही बेटे मदन की बेरहमी से पिटाई कर देता है। यह इस बात का सटीक उदाहरण है कि गरीब वर्ग डर के मारे अपने ही वर्ग के खिलाफ अमीरों का साथ देता है। डर के मारे ये काम करता है और ये काम आज भी चल रहा है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा काशू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपने छाती से क्यों लगा लेता है, क्यों लगाता है? इसका उत्तर है कि गिरधर हमेशा सेन साहब के आर्थिक दबाव और डर के साये में घुट घुट कर जी रहा था। जब मदन ने काशू के 2 दांत तोड़कर सेन साहब के उस अजय अहंकार को धूल में मिला दिया तो गिरधर के मन से नौकरी जाने का भय और गुलामी की जंजीरें टूट गईं। उसे अपने बेटे के इस निडर साहसी कदम पर बेहद गर्व महसूस हुआ, इसलिए उसने उसे दंड देने के बजाय प्यार से छाती से लगा लिया। प्रश्न संख्या 11 है कि सेन साहब मदन, काशू और गिरधर का चरित्र चित्रण करें। चरित्र चित्रण करते हैं। सेन साहब अहंकारी, दिखावा पसंद, शोषक, मानसिकता वाले जमींदार यानी पूंजीपति तथा बेटा बेटी में कड़ा भेदभाव करने वाले पिता थे। इसी तरह से यानी ये चित्रण कर रहे हैं मदन स्वाभिमानी, इसी तरह से साहसी, निडर और अन्याय के दमन के खिलाफ डट कर खड़े होने वाला बालक। काशू यानी खोखा, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण बिगड़ा हुआ, जिद्दी, उदंड और अहंकारी प्रवृत्ति का लड़का है। गिरधर लाल अत्यंत गरीब, लाचार, डरपोक कर्मचारी, परंतु अंततः स्वाभिमान को चुनने वाला एक सच्चा पिता। यानी यहां पर जो आपको बताया गया है ये पूरे चैप्टर का एक तरह से समरी यहां पर पेश कर दिया है, बता दिया है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 है, इसमें लिखा है कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? कहानी की दृष्टि से देखें तो कहानी का नायक कौन होता है? तर्कपूर्ण उत्तर दें आप, तर्कपूर्ण होना चाहिए उत्तर। कह रहे हैं कि हमारी दृष्टि में इस कहानी का वास्तविक नायक यानी हीरो मदन है इस कहानी का। तो आप इसी तरह से यही सेंटेंस लिखिएगा, हमारी दृष्टि में इस कहानी का वास्तविक नायक यानी हीरो मदन है। पूरी कहानी में केवल मदन ही एक ऐसा चरित्र है जो शोषक वर्ग के हर अन्याय का बिना डरे मुकाबला करता है। वो न तो सेन साहब की धौंस से डरता है, न ड्राइवर से, और अंत में काशू के अहंकार रूपी विष के दांत तोड़कर पूरी कहानी के उद्देश्य को सार्थक करता है। उसका चरित्र सबसे प्रेरणादायक है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13। इसमें लिखा है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग पूर्ण है। कहानी से कार का व्यंग क्या है? ये स्वरपूर्ण व्यंग है। ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें, यानी ऐसे कुछ प्रमाण आप यहां पर दीजिए। इसका उत्तर है लेखक ने कहानी की शुरुआत से आरंभ से ही सेन साहब की नई कार के रंग, उसकी चमक और उसकी कीमती यानी 7,500 का अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है। बेटियों को केवल कठपुतली कहना और खोखा द्वारा की जाने वाली तोड़ फोड़ को भावी इंजीनियर के लक्षण बताना लेखक के तीखे और सफल सामाजिक व्यंग यानी स्टायर के अकाष्ठेय प्रमाण है ये जो अभी बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि विष के दांत कहानी का सारांश लिखें। इसका खुलासा लिखने कह रहे हैं। हमने ऊपर भी बताए हैं विष के दांत मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच के अंतर विरोध तथा तीव्र वर्ग संघर्ष को दर्शाने वाली एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। अमीर सेन साहब का इकलौता बेटा काशू अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण उदंड और हिंसक स्वभाव का हो चुका है।
उनके यहाँ काम करने वाले एक लाचार किरानी गिरधर लाल का बेटा मदन स्वाभिमानी और निडर है। एक दिन कार छूने के विवाद में मदन को प्रताड़ित किया जाता है। बाद में जब काशू गली में आकर मदन के समूह के साथ लट्टू खेलने का रोब झाड़ता है तो दोनों में मारपीट हो जाती है। मदन गुस्से में काशू के आगे के 2 दांत तोड़ देता है। ये प्रहार केवल काशू पर नहीं बल्कि अमीर वर्ग के उस शोषक घमंड यानी विष के दांत पर था। इस घटना से गिरधर का डर समाप्त हो जाता है और वो अपने बेटे को गले लगा लेता है, जो गरीबों की मानसिक आजादी का प्रतीक है। तो आपने यहाँ पर उनका सारांश भी देख लिया है। अब भाषा की बात करेंगे, यानी व्याकरण अभ्यास भी आपका यहाँ पर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4 में कि वाक्य भेद स्पष्ट कीजिए। क्या है? वाक्य भेद स्पष्ट करना है क। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सैन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। तो क्या है? ये मिश्रण वाक्य है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य है। इसी तरह से कौन है? पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही मुख्य क्रिया है। इसी तरह से गौ में कि ठीक इसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज सुनकर सैन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा। तो क्या है? संयुक्त वाक्य है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें 2 स्वतंत्र वाक्य बिना किसी संयोजक के अल्प विराम द्वारा जुड़े हैं। इसी तरह से एक और है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो। ये क्या है? संयुक्त वाक्य है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें और संयोजक अवयव द्वारा 2 स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है, अव्यय द्वारा जोड़ा गया है। तो आपके सामने यहां पर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, पूरी तरह से इसको हमने पढ़ लिया है, जान लिया है, देख लिया है। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, यानी अगले क्लास में फिर हमारी मुलाकात आपसे होगी एक नए चैप्टर के साथ। तब तक मेरा इंतजार कीजिए।